हेलो। नमस्कार। आप सभी का दिल्ली साहित्य उत्सव में इस मॉनसून सेशन में हार्दिक स्वागत है। इस सत्र का जो सेशन हम अभी करने वाले हैं उसका शीर्षक है नई कविता का नया कथन। आज के इस सत्र में हमारे अतिथि डॉक्टर दीपक कुमार जायसवाल से उनकी रचनाओं के और विशेष तौर पर शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली कविता संग्रह है उनकी बुद्ध और फराहो के बारे में डॉक्टर रमा पांडे उनसे बातचीत करेंगी। डॉक्टर जायसवाल के बारे में बता दूं, वो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में पीएचडी किया है और उत्तर प्रदेश सरकार में आपने 8 साल तक बतौर असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी विभाग में काम किया है। इनकी प्रकाशित पुस्तकें अभी तक जो हैं उनमें है कविता में उतरते हुए, हिंदी गद्य की परंपरा और परिदृश्य, और इनकी कहानियों में कुछ कहानियां जो हैं और कविताएं, आलोचनाएं पत्र पत्रिकाओं में जैसे बना सजन, अति मजन, सदा नीरा, समालोचना वचन, बहुमत, हिंदवी, अभ्यांतर, प्रयागपत, साहित्य संकल्प आदि में समय समय पर प्रकाशित हुई हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियों में अरशद, संहरिता आम, पासबुक, माट साहब आदि शामिल हैं। इसके अलावा आपने पल्लव, आरंभ, सहचर पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। तो ये कहना यहाँ अनुचित नहीं होगा कि डॉक्टर जायसवाल, जो कि साहित्य के प्रति उनका रुझान ने उन्हें एक ब्यूरोक्रेट से शिक्षक बना दिया है, क्योंकि वो आजकल दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। और यहाँ पे उपस्थित सभी जनों को मैं एक बहुत ही सुखद घटना जो उनकी ज़िंदगी में अभी हुई है उसके बारे में भी मैं बोलना चाहूँगी कि उनकी पुस्तक तो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली कविताओं का संग्रह, लेकिन उनकी परसों जो है उनके यहाँ एक नन्ही बिटिया ने जन्म लिया है जिसका नाम उन्होंने ईरा रखा है, जो कि माँ सरस्वती का नाम होता है। अब आपको इसके बाद मैं परिचय करवाना चाहूँगी हमारे जो मॉडरेटर हैं आज के सेशन के, डॉक्टर रमा पांडे के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। तो डॉक्टर रमा पांडे जी जो हैं उनका व्यक्तित्व जो है वो एक बहुत ही बहुमुखी और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है। यह एक मीडिया कर्मी, मंच, फिल्म, टेलीविज़न, दूरदर्शन और बीबीसी लंदन की एक जानी मानी कलाकार हैं। आप एक चर्चित फिल्म निर्देशिका के साथ साथ एक सशक्त लेखिका भी हैं। इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से इतिहास में एमए किया है। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्राप्त करके हॉलैंड से फिल्म एवं टेलीविज़न डायरेक्टर प्रोडक्शन में डिप्लोमा प्राप्त किया है। 1978 में इनकी नियुक्ति दूरदर्शन में प्रोड्यूसर के पद पे हुई और 1982 में इनका चयन बीबीसी लंदन के लिए हुआ, जहां उन्होंने 7 साल तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सफलता से काम किया है। स्वदेश लौटकर इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी मोन्टाज फिल्म्स और थिएटर कंपनी रत्नव के माध्यम से अपने कार्य को आगे बढ़ाया। आप स्वयं भी रंगमंच और फिल्म की एक चोटी कलाकार हैं। लेखन की दुनिया में आपकी अलग ही पहचान बनाई है आपने। आपकी लिखी हुई रचनाओं जैसे बेगम बानो और खातून, फैसले, सुनो कहानी, गुलमोहर, रामगढ़ की कथा, रूप विद्रूप, लल्लन मिस्र आदि बहुत सराही गई है और कुछ पुस्तकें इनमें से हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में उनका वो हुआ है और प्रकाशित भी की गई हैं। उनको कला और साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 40 वर्षों से यह आपका अथक प्रयास सराहनीय है। आपको इस योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। और अंत में ये कहना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर पांडे कई वर्षों से दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल में सीनियर एडवाइज़र के तौर पे हमारी उन्होंने सहायता भी की, सहयोग भी दिया है, भाग भी लिया है और इनका योगदान अमूल्य है। तो इन्हीं शब्दों से मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए डॉक्टर रमा पांडे और डॉक्टर जायसवाल को आमंत्रित करूंगी कि वो अपना कार्यक्रम को आगे ले जाएं। धन्यवाद। इस शाम के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, मुअज़्ज़िज़ माने बहुत विद्वान, बहुत ख़ास दिल के टुकड़ों,
जो साहित्य को प्यार करते हैं, वो इस भीगी सी बारिश के आसार होने के बावजूद यहाँ आए। ये साहित्य के लिए प्यार की बरसात है। हमारा मानसून आप हो, बादल बरसे या न बरसे, आप आए माने साहित्य बरसा। बात जब चली है शब्दों के बरसात की, तो हम आज उन्हीं मेघों से आच्छादित यानी छाए रहना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा। पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल का, भारती जी का, जिन्होंने इतने प्यारे शब्दों में मेरा मानसून तो बना दिया। यारों, खुद भूल जाते हैं कि क्या क्या किया, किसको याद रहता है, किस गली से कब गुजर गए। और जब कोई कहता है तो कहते हैं किसी और के बारे में कह रहे, तब मैंने आपको कहा ये तो मैं ही हूँ शायद। तो आप काम करते चलते हैं, साहित्य ऐसा ही है, बस कलम चलती रहनी चाहिए। आज की शाम को मैं अपना रंग देना चाहती हूँ और उस रंग में दीपक को संवा लेना चाहती हूँ। मैं, मेरे साथ एक नौजवान दीपक जायसवाल, डॉक्टर दीपक जायसवाल, बहुत विद्वान, इतना पढ़ा इन्होंने, इतना पढ़ा और इतना लिखा है कि मेरी जैसी लड़की तो पढ़ने से डरती थी, और लिख कैसे गई ये मुझे भी नहीं पता। पर ये पढ़ने वाले हैं और उसके बाद लिखने वाले हैं, ऐसे चश्मे वालों से मुझे बहुत डर लगता है कि मैं भावनाओं में विश्वास रखती हूँ जिसमें चश्मा ना लगा हो। आप मत डरो, मगर आप मन की आंखों के ऊपर चश्मा लगाए बगैर जो जिंदगी को देख करके लिख देते हैं, वो लोकगीत हो जाता है, वो आपकी कविता हो जाती है, वो दोहा, छंद, आप जिस खंड प्रखंड का नाम लेना चाहो, नाम देना चाहो, हो जाता है। इसलिए कि उसके व्याकरण नहीं होते, उसमें दिल की भावनाएं होती हैं, तब व्याकरण बनता है। जिस दिन ये बात हिंदी वालों को समझ आ जाएगी कि हिंदी को व्याकरण ने नहीं जिंदा रखा, आपके जरागांस ने नहीं जिंदा रखा, लोगों के दिल की भावनाओं ने, उनके अंदर जाती उनकी जुबान ने जिंदा रखा है, और वही जिंदा रखेगी, कम वॉट में चाहे जो कुछ हो जाए। आज इस मानसून सत्र में ये पहली बार है, मुझे भारती भी इस बात की तायीद करेंगी कि इतने साल हो गए, 10 साल हो जाएंगे दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल को, पहली बार इस साल ये 2 बार हो रहा है। और पहली बार ये ख्याल अजय के दिल में कैसे आया वो खुद जाने कि इसको मानसून में कालिदास की तरह आपको भी याद रखना चाहिए, मेघदूत, आपको भी याद रखना चाहिए कि आपको मेघों के साथ कौन सा संदेश पहुंचाना है। तो हे हमारे साहित्य के मेघ, जिसमें मेरे अपने फाउंडेशन के सदस्य बैठे हैं, रत्नव के, ये सब के सब कलाकार जिनकी फिल्में आज चल रही हैं, ये सब साहित्य में भाग लेने मेरी एक आवाज़ पर आए हैं। मैं दीपक के साथ ये दीपक जला रही हूँ मानसून सत्र का, कि साल में 2 बार साहित्य को आवाज़ दी जाए। दीपक नौजवान पीढ़ी का चेहरा है, जैसा आप देखें। ये अलग बात है कि मैं इनके बराबर ही लग रही हूँ, लेकिन लेकिन सच्चाई है कि ज़्यादा मेरी जन्म कुंडली मत डालना, उसके बगैर ना मुझे दीपक के बराबर ही मानो और उससे छोटा मान लो। आज पहली बधाई इस बात की कि दीपक के यहाँ कल सरस्वती ने जन्म लिया। दीपक कल एक पुत्री के पिता बने हैं और पत्नी अभी अस्पताल में ही है, और साहित्य की उमंग लेकर के पत्नी वहाँ छोड़कर आपके बीच में आए हैं। और दूसरी बधाई मुझको, मेरे एक ही पुत्र है, आज उसका जन्मदिन है, घर में पार्टी चल रही है और मैं सब छोड़कर आपके लिए आई हूँ, क्योंकि साहित्य से बढ़ा कोई समागम नहीं, साहित्य बढ़ा कोई संगम नहीं। ये आपके साथ कहने के बाद आज की शाम हमारी बिल्कुल बिल्कुल जिसको कहते इनफॉर्मल, अव्यक्तिक होगी। आपकी बात हम तक, दीपक की बात हम तक, नई कविता की नई सोच के प्रकाश में, कि हिंदी की नई कविता किस ओर जा रही है, हिंदी की नई सोच किस ओर जा रही है, हिंदी की नई कलम किस ओर चल रही है, हिंदी के नए शब्द आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या हिंदी की कविता
तमाम गद्य हो गई है कि हिंदी पद्य की ओर लौटना चाहती है या इसके बीच की कोई भाषा है। ये दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। दीपक की कविताएं, मैंने पहले कविता मंगाई, अभी पांडुलिपि में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित होने जा रही है। ये भी एक नई बात है कि पांडुलिपि ही है हमारे हाथ में, अब जा रही है प्रकाशित होने, उससे पहले वे मंच पर आपके पास आ गई। तो यानी गुण धर्म में ये इस लायक होगी कि उस पर चर्चा की जा सके। तो आप कुछ कविताएं हैं, पर पहले चूंकि आप जानते हैं कि मेरा माइक से गहरा नाता है, पहली कविता दीपक की मैं पढ़ना चाहती हूँ अपने सुर धन्यवाद में। मैम। हाँ, और क्योंकि दीपक ने कहा था कि मैं जरा मंची अनुभव नहीं होने, बहुत अनुभव है, बताया इन्होंने भारती ने क्या क्या इन्होंने पढ़ा और क्या क्या ये पढ़ा रहे हैं। इन सब से पढ़े रमा ने जो इनको पढ़ा, आप वो सुनो। ये कविता है इनकी, जो कि, और ये मैंने नोटिस भी किया, ये वसंत निकालो जरा से। आप अभी इसको निकाल के, वसंत चाहिए मुझे। प्रकृति को ही मैं सलाम करना चाहती हूँ। इन्होंने बहुत कम प्रकृति में लिखा। ये मैंने नई बात नोटिस की कि जीवन की एक से एक कड़ी, एक से एक रूखी, एक से एक सूखी, एक से एक दरार पड़ी सच्ची बातों पर इनकी कलम चली है। पर मैं आज के इस मौसम की शुरुआत एक बहुत प्यारी छोटी सी कविता से करना चाहती हूँ। इकलौती इनकी बड़ी खूबसूरत कविता है, वसंत। अब आप कहेंगे कि आप मल्हार गाने के समय में पहले ही बादल दूर जा रहे, रमा जी को वसंत याद आ रहा है, लेकिन हर पीली चीज़ में इन्होंने भी आगे कहा है कहीं ना कहीं इश्क छुपा होता है, वो जर्द हो जाती है, सूख जाती है इश्क में। तो ये जो वसंत है, ये दीपक का वसंत, रमा की आवाज़ में। वसंत, तुम आ गए वसंत, तुम आ गए वसंत, कितने हल्के कदमों से बच्चों के माफिक हंसते हुए निश्चल हंसी। तुम आ गए वसंत, तुम आ गए वसंत, कितने हल्के कदमों से बच्चों के माफिक हंसते हुए निश्चल हंसी। कितने नाजुक हाथों से छूते हुए हर चीज कि लग जाए ना कहीं खरोच, कि लग न जाए खरोच कहीं किसी को। कितने नाजुक हाथों से। अब नाजुको, ये इस पे एक शेर याद आ गया कि नाजुकी उसके लबों की क्या कहिए। बड़े आलिम फाजिल शायर का ये शेर है, और ये बात दीपक की कलम कह रही है कि नाजुकी उसके लबों की क्या कहिए कि गालियां खा के भी बेमजा ना हुआ। ये है उसके होठों की नाजुकी। वही नाजुक मिजाजी इन्होंने कहा, तुम आ गए वसंत, कितने हल्के कदमों से बच्चों की माफिक हंसते हुए निश्चल हंसी। कितने नाजुक हाथों से छूते हुए हर चीज कि लग न जाए खरोच कहीं किसी को। लुटा रहे हो खुद को। देखो एकदम से बात का बदलना, पर बहुत गहरी बात। लुटा रहे हो खुद को कि कहीं के आशिक ठहरे तुम। लुटा रहे हो खुद को कि कहीं के आशिक ठहरे, कि तुम्हारा इजहार स्वीकार कर लिया गया हो और तुम पागल हुए जा रहे हो। नौसिखिए आशिक की तरह ये धड़कनें बढ़ गई तुम्हारी, कि धड़कनें बढ़ गई तुम्हारी सांसों की आवाजाही से। कि धड़कनें बढ़ गई तुम्हारी सांसों की आवाजाही से। लुटा रही हो खुद को। कहीं के आशिक ठहरे तुम, कहीं के आशिक ठहरे, कि तुम्हारा इजहार स्वीकार कर लिया गया हो और तुम पागल हुए जा रहे हो। नौसिखिए आशिक की तरह कि धड़कनें बढ़ गई तुम्हारी सांसों की आवाजाही से। तुम आ गए वसंत। कहीं कोई बच्चा जग न जाए, कि एक दूसरे के सपनों में डूब रहा कोई जोड़ा झुक कर उठ ना जाए। खुद को हल्के कदमों से बढ़ाए चले आ रहे हो वसंत, कि जैसे गाती हो कोयल कंठ से गाने आ रहे हो। सूख गई धूप में हरी हरी अरुई के पत्ते पर
अब अरुई के पत्ते सिर्फ वही जान पाएगा जो गाँव में रहा हुआ हो। अरुई का एक पत्ता होता है बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर एनीवे, कहीं कोई बच्चा जग ना जाए, एक दूसरे के सपनों में डूबा हुआ कोई जोड़ा चुहक कर उठ ना जाए, खुद को हल्के कदमों से बढ़ाए चली आ रही हो वसंत की जैसे गाती हो कोयल कंठ से गाने, आ रही हो सूख गई धूप में हरी हरी अरुई के पत्ते पर ओस, चिरई के अनखाई बच्चे, है ना, अलसाई, चरई के अलसाई बच्चों को चूमने आती हो भिनसारे की धूप। ये भिनसारा जो होता है वो सुबह का वो वक्त होता है जब ये धूप छन कर आती है, और भिनसारे की धूप भी गांव में रहने वाले जाते हैं। अंतिम दो पंक्तियां हैं, वो कर्तव्य कैसे कर लेते हो, ये कर्तव्य कैसे कर लेते हो, हर बार प्रेम नौसिखी आशिक की तरह, ये कर्तव्य कैसे कर लेते हो। अब आप देखो अचरज की कितनी चीजें इन्होंने डाली हैं। अगर आपने वसंत को महसूस किया हो, आप भिनसारे की धूप का अर्थ समझिए जो सुबह सुबह आती है। वो धूप का जो कोमलता है, जिस नाजुकी की इन्होंने बयानगी की है कि तुम कितने खामोश कब नजर आ रहे हो, तुम डर रहे हो कि कोई जोड़ा प्रेम में डूबा हुआ चौंक नहीं जाए, किसी बच्चे की नींद खुल ना जाए। तुम्हारा स्पर्श वसंत मदमाता हुआ है, पागल है, वो हवा है, हवा हूँ, वसंती हवा हूँ। पागलों की तरह जो गजमस्ता बयार चलती है वसंत की, वो अपने आप को प्यार के इश्क के पागलपन में डुबोती है। ये वासंती कविता का नया इजहार है, इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वसंत जैसे सब्जेक्ट पर हजारों ने हजारों बातें लिखी हैं, लेकिन ये भाव अलग है। एक बार अगर आपको पसंद आई है ये बयान की तो जोरदार तालियां बजाइए। और अब मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि अपनी पसंद की प्रथम 4 कविताएं आप लगातार पढ़िए, फिर अपन बातचीत करेंगे। सभी को प्रणाम। सारे विद्वजन यहाँ पे बैठे हैं, प्रभात रंजन सर बैठे हैं, प्रणाम सर। और यहाँ पे श्रोता होना और कविता का श्रोता होना और इस मौसम में श्रोता होना एक बहुत बड़ी बात है इस समय। मैं बिना भूमिका को अब मैम के बारे में बोलना चाहूँगा कि कवि लोग जो कविता करते हैं वो उनकी उम्र दिल से नापी जाती है। आप बहुत युवा हैं मैम। जीवन की सच्चाई पर आधारित कुछ कविताएं हैं और कविता की कोई भूमिका नहीं होती। मैं आपको प्रत्यक्ष कुछ कविताएं सुनाना चाहूँगा। लूनी नदी बहुत छोटी कविता है, राजस्थान में बहती है, जो समुद्र में जाने से पहले ही खत्म हो जाती। अमूमन नदियाँ समंदर में जाकर मिल जाती हैं, पूर्णता को धारण करते हुए, एक सुंदर जीवन जीते हुए। लेकिन कुछ नदियों को धरती सोख जाती है, लेकिन कुछ नदियों को धरती सोख लेती है या कोई रेगिस्तान उन्हें निगल जाता है। एक उम्र तलक अपनी हड्डियां गलाने के बावजूद ढेर लोग हैं एक सुंदर जीवन से बहुत दूर, गुमनाम मर जाते हैं। कोई समुंदर उनका इंतजार नहीं कर रहा होता, एक कविता है हमारी, हम अपने घोंसलों में चांद रखते हैं। धन्यवाद मैम। हम अपने घोंसलों में चांद रखते हैं, चांद हर बार सफेद नहीं दिखता, उनीदी आंखों से बहुत बार वह लाल दिखता है। मेरे दादा जब बहुत देर रात धान काट कर आते, उनका हंसिया चांद की तरह दिखता। बहुत बार दादा का पेट इतना पिचका होता कि उनकी दोनों तरफ की पसलियां चांद की तरह दिखती। मेरी माँ की लोरियों में चांद अक्सर रोटी के पीछे पीछे आता।
मेरी माँ की लोरियों में चांद अक्सर रोटी के पीछे पीछे आता और बहुत बार आधी पड़ी रोटी हूबहू चांद की तरह दिखती। ठीक ठीक याद नहीं शायद, मेरे दादा जैसे जैसे बूढ़े होते गए, उनकी कमर चांद की तरफ नहीं जमीन की तरफ झुकाई थी। क्या बात। लेकिन अर्थी पर सोए दादा हूबहू चांद की तरह दिखते रहे। वाह 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 वाह। लोग कहते हैं उस रोज खेतों में धान की बालियां थोड़ी थोड़ी सी आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ झुकाई थी। कितनी गहरी बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत कविता है। इसके सारे ही उपमान जो आपने सुने हैं, चांद को देख के आपको फिल्मी गाने याद आते हैं, चौधरी का चांद और चांद कुछ क्या मालूम चाहता है कि जो यहाँ हर उपमान दीपक जी आपने जिंदगी से जोड़कर, जिंदगी की हकीकत से जोड़कर, हंसिए का चांद, आधी रोटी का चांद, भूख में पसली का चांद, झुकी हुई कमर का चांद, बाबा का नीचे झुक जाने का चांद, धान रोपने का चांद, चांद तुम्हारे इस आधे आवर्त को मैं किस किस रूप में देखूं। क्या बात है, वाह वाह। धन्यवाद मैम। एक छोटी सी कविता और है, कर्फ्यू और एक छोटी लड़की। हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि शहर में लगाना पड़ा कर्फ्यू। हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि शहर में लगाना पड़ा कर्फ्यू। देखते ही गोली मारने के दे दिए गए आदेश। सड़कों पर बंदूक, पत्थर, खून, टूटे हुए चप्पल और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। ताजी हवा और परिंदों ने कर्फ्यू के चलते अपने रास्ते बदल दिए थे। लोगों का दम घुट रहा था। सड़क पर अचानक एक छोटी बच्ची दिखी जिसकी मां खाना बनाते वक्त बाहर का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। वह बच्ची हंस रही थी, खेल रही थी उन टूटी हुई चप्पलों, बिखरे हुए पत्थरों के साथ और पूछ रही थी बंदूकों से कि यह टूटी हुई चप्पलें उनकी हैं। क्या बात है, वाह। अचानक बंदूकें भारी हो गई थी, वे उठ नहीं पा रही थी और कर्फ्यू टूट गया था। जब मैंने आपसे कहा, इसलिए एक एक लाइन लेती हूँ कि कवि को इतना कुछ अपने बारे में कहने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मैंने आपसे कहा हिंदी की नई कविता और नई सोच। यहाँ जाकर आप कर्फ्यू और बच्ची के साथ इस नई सोच के नए भाव को नए रंग में समझिए, जो आपकी आज की रियलिटी से बराबर दो चार आपको कराती है। वो बंदूकों से बच्ची खेल रही है, पीछे कर्फ्यू में छूटे हुए उन चप्पलों से एक बच्चे के लिए वो खिलवाड़ के बस्ते। एक छोटा सा मासूम सवाल जो अनपढ़ जनता हिंदुस्तान की या कहीं भी जहाँ ये आतंक है या जो भी है, उसमें जहाँ कर्फ्यू लगता है तो वो पूछती है कि इन बंदूकों का भार आखिर जाता कहाँ है, कहाँ तक जाता है, ये गोलियाँ कहाँ कहाँ वार करती हैं, भावना पे, मन पे, जीवन पे, समाज पे, जहाँ पे। ये है हिंदी की नई कविता, जिसको छंद में नहीं बांधा जाता, जिसको आप मुक्त भाव से ही थोड़ा थोड़ा नज्म के लहजे में एक्सप्रेस कर पाते हैं। जी। एक और छोटी कविता है, माँ और सूरज देव। माँ और सूरज देव। सृष्टि के हर जीवन में समाये सूर्य, सृष्टि के हर जीवन में समाये सूर्य, मेरे पिता खुद का रोम रोम तुम्हारा कर्जदार मानते हैं। घोर आस्तिक मेरी माँ की आंखें तुम्हें कभी तारे की तरह देख नहीं पाई। घोर आस्तिक मेरी माँ की आंखें तुम्हें कभी तारे की तरह देख नहीं पाई। तुम देव थे। तुम्हें रोज सुबह अर्घ देते वक्त माथे का पल्लू थोड़ा खींच लेती थी। दुनिया की सारी खूबसूरती, हरियाली, रंग, खुशबू कहाँ से आती है? चिड़िया, फूल, नदी, गिलहरी, गधे और आदमी में जीवन। मेरे बचपन के हर प्रश्न का उत्तर करोड़ों मील दूर किसी तारे के विखंडन, संलयन, विखंडन और विस्फोट में छिपा था। मेरे आंगन में विज्ञान माँ की आस्था के पीछे पीछे माँ का पल्लू पकड़ कर आया था। मेरे आंगन में विज्ञान माँ की आस्था के पीछे पीछे माँ का पल्लू पकड़ कर आया था। इंसान ने देवता बनाया माना, इंसान ने देवता बनाया माना,
पर उन्हें बनाए रखे हो तुम सूरज देव और मेरी माँ के तांबे भर लोटे का पानी। धन्यवाद। हम फिल्म वाले यहाँ चूँकि बहुत सारे मेरे कलाकार बैठे हैं जिनकी एक फिल्म ऊपर वाला इस समय चल भी रही, रिवोली में कल खुली वो, उन सब से मैं कहती हूँ एक शब्द इन्होंने अभी कहा और आपने देखा एज ए डायरेक्टर मेरी आंख उस शब्द पे कही कि कैसे लिखने वाला शब्द पूरा बयां कर गया कि वो शॉट क्या होगा। इन्होंने कहा माँ का आंचल आगे आया और तांबे का लोटा उनके हाथ में था। उस माँ की परिकल्पना करो, तुलसी का पौधा सामने, वो छोटा सा आंचल आगे आया, ऊपर सूर्य है आसमान है, अर्घ देती माँ क्या कुछ नहीं कह जाती आपकी अपने जीवन का जो बचपन में आपने जिया, जो अब आप याद कर रहे हैं। इसी तरह हर लेखक संवेदनशील होता, जैसे दीपक ने इस संवेदना को दर्शाया। हम फिल्मकार उस संवेदना को अपने में समाते हैं, तब उसको शूट करते हैं। जी आगे। एक छोटी सी कविता, और हालांकि छोटी नहीं है इतनी। नानी की संदूक। नानी की संदूक सब लोगों की नानी होती हैं और उनकी एक संदूक होती है। मेरी माँ जब अपने मायके से लौटती, नानी बहुत दूर तक उन्हें छोड़ने आया करती। गांव के छोर पर एक ऐसी जगह थी जहां से नानी को लौटना होता और हमारी अम्मा को दूर किसी प्रदेश में जाना होता जहां उनकी अम्मा नहीं होंगी। मेरी नानी बहुत मजबूत थी, पर मुझे याद है उस जगह जाकर वह रो पड़ती थी। माँ भी नानी के कंधे में सिमटकर खूब रोती। नानी जैसे जैसे बूढ़ी होती गई, वह देर तक गांव के उस छोर पर रुकने लगी थी। देर तक तकती रहती थी जब तक कि हमारी अम्मा ओझल नहीं हो जाती। नानी के पास एक जादुई संदूक था, जैसे कि मेरी अम्मा के पास भी एक है। अम्मा जब भी नानी के घर जाती, नानी की संदूक जिंदा हो जाती। बहुत देर तक नानी उसमें कुछ खोजती रहती। जाने से पहले हमारी अम्मा को बड़े जतन से कुछ देती। मुझे हमेशा लगता है इस संदूक को सिर्फ नानी ही खोल सकती थी। जब नानी को लगता है उन्हें कोई नहीं देख रहा, उस वक्त नानी उस संदूक से बात करती थी। कभी कभी उस संदूक पर सिर रखकर रोती भी थी। नानी यह संदूक अपनी माँ के यहाँ से लाई थी। नानी हमारी अम्मा को खूब मानती थी, जैसे कि उनकी अम्मा उन्हें मानती थी। जब दोनों का मिलना हो पाता, पता नहीं किस जमाने की बातें करके खूब हंसते। बिल्कुल छोटी सी छोटी बात पर घंटों उनकी याद में खोए रहते। नानी मेरी बहुत बढ़िया किस्सा गो थी। सुनाते सुनाते जब कभी महुआ घटवारिन का जिक्र आता, वे रोने लगती। पर मेरे बड़े भाइयों से मुझे सख्त हिदायत मिली थी कि जब वह रोएं तो उनकी आंखों की तरफ मत देखना, नहीं तो वह कहानी नहीं सुनाएंगी। नानी के पास बहुत ज्यादा किस्से नहीं थे, पर उन किस्सों को नानी से अच्छा कोई नहीं सुना सकता था। मेरे मरने से पहले उनके सारे किस्से एक जैसे हो गए थे। मरने से पहले नानी हमारी अम्मा को बहुत याद करती थी। नानी जब मरी, अम्मा कई दिनों तक रोती रहीं। कई दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। उस दफा उस गांव के छोर को बहुत देर तक तकती रहीं जहां नानी उन्हें छोड़ आया करती थी। अब भी अम्मा हर बार हम लोगों से बताती हैं कि हमारी अम्मा अमुक किनारे तक मुझे छोड़ने आया करती थी, शायद इस लालच से कि थोड़ी देर और साथ रह ले। जब नानी मरी, उनकी जादुई संदूक से कुछ खास चीजें नहीं निकली। एक दो साड़ियां थीं जिन्हें पहनकर वह घर में अपने मायके से आई थी। नाना का पहनाया मंगलसूत्र था, कंगन था, सिंदूरदानी थी। अम्मा की एक दो चीजें थीं जिन्हें विदाई के वक्त अम्मा ने नानी से कहा था हिफाजत से रखने को। नानी ने उन्हें बहुत हिफाजत से रखा था, जिन्हें अम्मा भी भूल गई थी। जाने वह क्या चीज थी जो नानी को उनके अम्मा ने अपनी संदूक से निकाल कर दिया, फिर नानी ने अम्मा को दिया। अब मेरी अम्मा मेरी बहनों को देती हैं। धन्यवाद। अगर मैं अचानक ये पूछूं, चलो मैं भारती से ही पूछती हूँ कि वो क्या चीज़ थी उस संदूक में जो नानी को अम्मा ने दिया और अम्मा की नानी को नानी की अम्मा ने दिया और अम्मा ने इनकी बहनों को दिया। क्या चीज़ थी? जल्दी से अगर याद हो तो बताओ, बोलो ना। क्या? ज्ञान, यादें। अब मैं हाँ बोलो वापस। क्या? साड़ी? आपसे उम्मीद यही थी। अब मैं
ये इतनी गहरी बात थी। वो क्या था? मैं आई एम श्योर कि भारती जी की मम्मी है, वो मेरी मतलब बड़ी बहन की तरह मैं उनको बहुत मानती हूँ। उनको पता होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी पर दर पीढ़ी जो संदूक देता है निकाल कर अदृश्य, वो क्या था? जी वापस बोलिए, आप कहीं आसपास हैं। परिवार का संस्कार या परिवार का। अब मैं कवि से पूछती हूँ, आपको क्या लगता है? माँ, अभी मेरी बिटिया हुई है ईरा, और मैं ईरा को देखते हुए यह जाना, और माँ, उसकी माँ यानी मेरी वाइफ धर्मपत्नी को देखते हुए जाना कि माँ होना दुनिया का सबसे सबसे महान काम है। वो सृष्टि रचना है, सृष्टि को रचना है। वो कष्ट, वो समर्पण, वो त्याग, ये सारी चीज़ें माँ, नानी जो है, माँ कभी मरती नहीं है, वो ट्रांसफ़र होती रहती है। अपना पूरा त्याग, समर्पण, वो नानी की संदूक एक दूसरे के माध्यम से वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। जैसे सृष्टि बढ़ रही है, जैसे जीवन बढ़ रहा है, वैसे वो नानी की संदूक बढ़ती है। वो सारी परंपरा, त्याग, समर्पण, इमोशन, संवेदना, सब कुछ एक साथ बढ़ता है, और वो देती है माँ। नानी अपने बेटी को, बेटी देती है अपनी बेटी को। इस तरीके से सृष्टि चलती है। अगर एक शब्द में समेटूं दीपक का कथन, तो माँ अपने माँ के होने को दूसरी माँ को सौंपती है, और एक माँ का होना मातृत्व है। अपना समूचा भारतीय मातृत्व, उसमें सब समा जाता है, प्यार, संस्कार, रिवाज वाज, जो भी आप मानो। मजहबों से परे माँ सिर्फ माँ होती है, जो आपको चाहे शिव की मदर में पढ़ने को मिला। माँ सिर्फ माँ होती है, उसका ना कोई धर्म होता है, ना उसकी कोई रंग होता है। ये जो संदूक है ना, ये यहाँ से लेके मैं दुनिया के जाने कितने देशों में रही, काम किया, माँ एक सी ही मिली मुझे, और माँ एक सी ही होती है। मैम, एक छोटा सा संस्मरण कल सुबह का मैं सुनाना चाहूँगा। जी जरूर। कि इसी पे कि ईरा ने जन्म लिया, और अपनी माँ को मैं लगातार याद करता रहता था कि मुझे लगा कि सोहर कौन गाएगा। मेरी माँ पूरे गांव में जाके सोहर गाती थी, और उनको रीति परंपरा, रीति रिवाजों से जुड़ना बड़ा पसंद था। तो उन्हें बहुत ढेर सारे सोहर आता था, और कहती थी कि मैं अपनी बिटिया को, अपनी नतनी को देखना चाहती हूँ, पोती पोती को देखना चाहती हूँ। तो जब ईरा हुई तो बारिश हो रही थी बाहर, और मुझे लगा कि ईश्वर लय और संगीत के साथ बरस रहे हैं। और अम्मा जब लास्ट पैरा तक पहुंचती थी सोहर के, तो उनका रिदम जो था वो बारिश से मिल जाता था। तो मुझे लगा कि ईश्वर संगीत और लय के साथ माँ पुनर्जीवित हुई हैं। तो ये नानी की संदूक है। हमारा वक्त भी बताती चले भारती, मेरे हाथ में घड़ी नहीं है। हाँ, तो अब अभी आप दो कविताएं और पढ़िए, और खत्म होने से पहले आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी, 2 लाइनों में सोहर सुना दूंगी आपको। धन्यवाद। मैं लिखिए केदार नूर मियाँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट। एक बहुत ही सशक्त कविता। अब इसको आज के परिवेश में समझिएगा। ये आखिरी 2 कविताएं, इसके बाद हम सेशन समाप्त करेंगे, बिकॉज वी वांट टू डू इट ऑन टाइम। ठीक है ना? चलिए। लिखिए केदार नूर मियाँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट। मुझे अच्छे से याद है जब मेरे पैरों में मोच आती, हमारी अम्मा हमें उम्मत चाची के पास ले जाती। चाची जिंदा दिल थी, छोटे छोटे पैरों से हर रोज कोसों चलती। उम्मत चाची के पास एक जादुई हाथ थे। मेडिकल साइंस का म भी नहीं जानने वाली चाची के कानों में मांसपेशियां खुद ब खुद अपना दर्द बयां कर जाती। लेकिन चाची के पास कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वह अपना बिथा कह पाती। चाची कभी कभी रोने लगती, पता नहीं क्यों। तब मैं बहुत छोटा था। उनके आदमी बहुत कमजोर और बीमार थे। उनके आदमी बहुत कमजोर और बीमार थे। उनकी बसेरे पे रातों रात कब्जा कर लिया गया। रात भर चाची के मर्द आखिरी सांस तक अपनी मड़ई की लरही पकड़े रहे। चाची पकड़ी रही अपने मर्द का फटा हुआ सर। उनके बसेरे पर रातों रात कब्जा कर लिया गया। रात भर चाची के मर्द आखिरी सांस तक
अपनी मड़ई की लरही पकड़े रहे, चाची पकड़ी रही अपने मर्द का फटा हुआ सर। उनके मर्द का खून बहते हुए पुलिस थाने गया, कोर्ट कचहरी गया, फिर भी उसका बहना नहीं रुका। अंत में बहते हुए वह गांधी के खून में जाकर मिल गया। जब गांव मैंने छोड़ा, चाची चल नहीं पाती थी, उनके हाथ से जादू चला गया था। एक थे नाजिम अली चाचा, मेरे कपड़ा सिलते थे। उनकी सिलाई मशीन दिन रात चलती रहती। सिलाई मशीन के धागे को यदि जोड़ा जाता तो मुमकिन था कि वह चांद तक पहुंच जाता। इतनी मेहनत के बाद भी उम्र भर चाचा जमीन से पेट दबाकर सोते रहे। उनके पैर सिलाई मशीन पर इतने सहज हो चुके थे कि कभी कभी लगता कि चाचा के पैर मशीन के ही पुर्जे हों। चाचा जब चलते तब भी लगता वह कपड़े सिल रहे हों। चाचा जब चलते तब भी लगता वह कपड़े सिल रहे हों। उनके पैर कांपते रहते। जवानी के दिनों में वह सुई के छेद से हाथी निकाल सकते थे। चाचा बूढ़ते होते गए, कमजोर होते गए, चश्मे का नंबर मोटा होता गया। उनकी आंखें अब अक्सर धोखा दे जाती। उनका लड़का दूर प्रदेश में चाचा की मड़ई के लिए रोशनी लाने गया था, कभी नहीं लौटा। साथ कमाने गए लोग बताते हैं अंतिम बार उसके खून को जहां गांधी का खून गिरा था उस तरफ जाते देखा गया था। लेकिन न जाने क्यों चाचा को लगता कि उनके लड़के का खून गांधी की तरफ नहीं गया होगा। वह गांव लौटेगा चाचा से मिलने, यार दोस्तों से मिलने। वह तो गांधी को जानता भी नहीं था। जब मैं ठीक से बैठना भी नहीं जानता था तब से हसमत चाचा मेरे बाल काटते थे। उनका बाल रुई की तरह सफेद था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते और हुलिये से मुझे चुगवेरा होने से बचा लेते थे। मेरे मन में बड़ा कौतूहल रहता था, हसमत चाचा के बाल आखिर कौन काटता होगा। मेरे दादा से वे ऐसे मिलते जैसे बरसों पुराने बिछड़ा कोई दोस्त मिला हो। हालांकि वे लोग हर दूसरे दिन मिलते। वे अपने परिवार में अकेले थे, हमेशा हंसते रहते थे। लेकिन जब कोसों दूर कोई दंगा होता उनकी आंखें बड़ी उदास हो जाती, चेहरा बहुत भारी हो जाता। वो लोगों से फिर कम बोलने लगते। बाबा से मिलकर अपने किसी छोटे भाई नूर को याद करते हुए बहुत रोते। बूढ़े हसमत मियाँ। धन्यवाद। इसमें आपने उस समाज की छवि देखी जिसको हम साझा समाज कहते हैं। गाँवों में तो कभी हमारे यहाँ की तरह ये खसलत, ये नफरत थी ही नहीं। ये सभी कोई रहीम चाचा मालिश करता था तो कोई नूर चाचा बाल काटता था, तो कोई रुई वाला धुनकिया हमारी रुई की धुनाई करता था, कोई चूड़ी बनाता था। हमारे राजस्थान में तो लाख की चूड़ी सारे मुसलमान भाई बनाते थे, वही पहन करके हमारे यहाँ शादियाँ होती थी। कहने का मकसद ये कविता उस भारत की बात करती है जहाँ उन्होंने कहा कि जब कब्जा किया गया उनकी झोंपड़ी पे, किसी ने भी किया हो, मैं राजनीति से परे बात कर रही हूँ, वो खून कहाँ तक बहा और फिर गांधी में जाके मिल गया। ये परिकल्पना एक संवेदनशील मन की, एक उस कलम की है जो मुस्लिम कलम नहीं है, जो सिर्फ एक कवि की कलम है। ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, लेकिन उसने उस समाज की व्यथा कथा को आपके सामने रखा। इसी से उपजता है उम्मीद का वो बीज जो वृक्ष बन के पड़ेगा कि साहित्य समाज का दर्द आपसे कहेगा, साहित्य समाज की बात आपसे कहेगा, साहित्य समाज की चेतना जगाएगा और समाज हिंदी की अपनी भाषा में हिंदुस्तान के लोगों से लगातार बात करेगा, करता रहेगा और कभी उसकी जुबान नहीं दबेगी। अंतिम कविता है, छोटी कविता पढ़ने की गुजारिश करूंगी, समय हमारा हो गया है। हम लोग जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं और अपनी भूख को चुने हैं, कविता है भूख। भूख के मरते ही मर जाता है आदमी, भूख के मरते ही मर जाता है आदमी, बहुत भूख से भी मर जाता है आदमी। मरता तो तब भी है जब वह सिर्फ अपने लिए जीने लगता है। मरता तो तब भी है जब वह सिर्फ अपने लिए जीने लगता है। जब दुनिया में कहीं कोई आदमी भूख से मरता है, उस समय हर वह आदमी जिसकी आंख में पानी मरा नहीं, थोड़ा सा मर जाता है।
वाह 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 वाह। उस समय हर वो आदमी जिसकी आंख का पानी मरा नहीं, थोड़ा सा मर जाता है, और ये मरना लगातार इस समाज में चल रहा है। जब दुनिया में कहीं कोई आदमी भूख से मरता है, उस समय हर वह आदमी जिसकी आंख में पानी मरा नहीं है, थोड़ा सा मर जाता है। मरने को तो मर गया सिकंदर भी, हिटलर भी, गांधी भी, नॉर्मन बोरलॉग भी, टॉलस्टॉय भी, मर्लिन मुनरो भी और ऑर्केस्ट्रा वाली मुनिया भी। पर इनकी भूख में अंतर था, मरने में अंतर था। तय है कि हम सब मरेंगे, तय है कि हम सब मरेंगे, मर जाएगा जेम्स बॉन्ड भी। हम इस नियति को बदल नहीं सकते, हम इस नियति को बदल नहीं सकते, पर हम यह तय जरूर कर सकते हैं मरने के तरीके को, कि कौन सी भूख हमें ताउम्र घसीटे ले चलेगी। क्या बात, वाह वाह। बहुत खुशकिस्मत हैं जो हम पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं और तय कर सकते हैं अपनी पसंद की भूख को। जानते हैं अतड़ियों के सूखते हुए मरना कैसा होता है, अपने बच्चों को अपनी गोद में भूख से मरते हुए देखना कैसे होता है, अपने बच्चे को अपनी गोद में भूख से मरते हुए देखना कैसा होता है। कभी सोचते हैं इनकी जिम्मेदारी किन पर है? यदि नहीं तो क्या आप जीवित हैं? आप मर चुके हैं। धन्यवाद। हाँ, ये मानसिक मौत की बात हो रही, बाकी आप सबसे जीवित हैं। बहुत जोरदार तालियां बताइए कि हमने आज बैठे बैठे एक नई पहल की। हमने नए कवि को नए मौसम में नई सोच की, नई नज़र से, नई भाषा से परिभाषित किया, और किसी हिंदी के पंडित को यहाँ बिठा करके विवेचना नहीं करवाई। आपसे सीधी बात की, कविता को आप तक पहुँचाया। आपकी तालियां ही जवाब देंगी कि आपको ये सेशन, इनकी कलम कैसी लगी। लास्ट में सोहर, मैं अपने उनको, अभी हमने ट्रांसजेंडर पे एक प्ले किया पिछले सालों में, उसको बहुत 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 किन्नरों पर, अभी एनसीपीए में बॉम्बे में भी करके आए, बहुत बहुत बधाई मिली और हर जगह स्टैंडिंग ओवेशन। उसी का एक सोहर है। मेरे कुछ कलाकार यहाँ बैठे हैं, मैं उनको यहाँ बुलाती हूँ। मैं ईड़ा के लिए गाती, इधर आओ। ये सब हमारे किन्नर थे उसके अंदर, जल्दी आओ, बेसुरा मत गाना, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ सारे के सारे। आई डोंट हैव दैट मच टाइम। इधर तुम आओ तो मेरे पास, अब तुमको लगेगा कि हमने गाया। हाँ, अरे हाँ रे लला, जियो जियो रे लला, अरे हाँ रे लला, जियो जियो रे लला, रे हाँ रे लला, जियो जियो रे लला। और जंगल में सियार बोले हुआ हुआ, अरे जंगल में सियार बोले हुआ हुआ, अरे पेट में से लली बोले बुआ बुआ, अरे हाँ रे लला, जियो जियो ले लला। अरे लाली की दादी मोहरे बाटे, लाली की दादी मोहरे बाटे, और चाची बाटे दही भल्ला, जियो जियो रे लला, जियो जियो रे लला। थैंक यू। हमारे यहाँ तो अवधि में बाकायदा साहित्य गाया जाता है, दाई से कहा जाता है, और ये बहुत पुरानी चीज़ है जो मैं आपको सौंप रही हूँ। उसमें हम कहते हैं कि दाई पूछती कि अगर मैंने तुम्हारे यहाँ आकर के बच्चा करा दिया और अगर तुम्हारी बेटी हुई तो तुम मुझे क्या दोगे? तो कहते कि सरिया खेलंते दीपक रमा, रे दीपक रमा, अरे दाई चढ़ी चलो मेरे यहाँ, अरे दाई चढ़ी चलो मेरे यहाँ, जो तुमरे हुई है लक्ष्मी रानी, तो का हमें देइयो मेरे लाल, तो का हमें देइयो मेरे लाल। तो दीपक कहते हैं तो शाला ले उदुशाला ले, गगनिया ले ओ पैजनिया ले,
पालकी, चढ़ी चलो मेरी दाई पालकी, चढ़ी चलो मेरी दाई। बधाई हो। चलिए। Can we have two questions? Two questions, because we don't have time. So we can ask two questions. Yeah. हेलो दीपक जी, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने जो है असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे थे आप उत्तर प्रदेश में, तो आप उसको छोड़कर किस वजह से जो है आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य पढ़ाना ज़्यादा उचित समझा? मैम, दो चीज़ें हैं, एक तो भूख कविता थी और दूसरा था कि आदमी को नष्ट होना है तो अपने शौक में नष्ट हुआ जाए। We can have one last question. हो गया? भारती। सर, आपकी कविता ने रूह को छुआ है, तो एक सवाल है मेरा आपसे, आपके लिए बहुत कम शब्दों में साहित्य क्या है? हम लोग एक साथ बैठे हैं, हर एक आदमी के अंदर जो संवेदना है उसको जो अभिव्यक्त कर रहा है वो सारा कुछ साहित्य है, जो हम लोगों को जोड़े हुए है, इंसानियत को जोड़े हुआ है, मानवता के पास है, वो जो भी अभिव्यक्ति दे रहा है हर एक आदमी वो साहित्य को रच रहा है। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, समझने के लिए, अंदर समाने के लिए। मानसून मुबारक हो।